हेलो दोस्तों, नमस्कार। अंजना कुमारी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कामना करती हूँ आप लोग स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहें। अगर आप टीचर से संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे द्वारा डाली गई हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और अपने दोस्तों तक अवश्य शेयर करें। ये जो भी मैं प्रश्न करवाऊंगी ये प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और ये एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप इन प्रश्नों को कर लेते हो तो आपको परीक्षा में अच्छा खासा योगदान मिलने वाला है। इन प्रश्नों का बहुत ही अच्छा योगदान है, आपको अच्छे नंबर प्राप्त होंगे अगर आप इन प्रश्नों को भी कर लेती हो, क्योंकि परीक्षाओं में बार बार प्रश्न रिपीट होते रहते हैं। देखिए तो अब देखिए व्याकरण के ये प्रश्न हैं। लिखित भाषा में विचारों को कैसे व्यक्त करते हैं? संकेतों द्वारा, बोलकर, लिखकर, सुनकर। आप सभी जानते हैं जो लिखित भाषा होती है उसमें हम लिखकर विचारों को प्रकट करते हैं। अब देखिए जब किसी व्यक्ति किसी दूसरे दूर बैठे व्यक्ति को पत्र द्वारा अथवा पुस्तकों एवं पत्रिकाओं में लेख द्वारा अपने विचार प्रकट करते हैं तब उस भाषा का लिखित रूप कहते हैं। हिंदी की स्पर्श घोष, महाप्राण, ओष्ठ, व्यंजन, ध्वनि है। यहाँ देखिए घोष, महाप्राण और ओष्ठ क्या होता है तो मैं बता दूँ आपको। घोष वो होता है, घोष का दूसरा नाम सहघोष भी होता है, और महाप्राण होता है वो पहला और वो दूसरा और चौथा व्यंजन महाप्राण होता है, और पहला और दूसरा व्यंजन अघोष, तीसरा चौथा पांचवा सघोष होता है। होष्ट होता है जहाँ पर होठों के द्वारा उसका उच्चारण किया जाता है, यानी ऊपर और नीचे का होठ स्पर्श कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए जो बै ध्वनि है, बैठ है। यहाँ पर देखिए जो बै ध्वनि है ये कि ये क्या है कि जो है अभी मैंने बताया तीसरा व्यंजन है, तो तीसरा कौन सा होता है? सघोष होता है पे, और दूसरा चौथा महाप्राण होता है पे बे में। तो यहाँ पर ओष्ठ देखिए हम उच्चारण कर रहे हैं पे बे में, तो ये ऊपर और नीचे का होठ आपस में स्पर्श कर रहा है, तो आपस में स्पर्श कर रहा है तो ये ओष्ठ व्यंजन, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये सारे प्रश्न देखिए, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो पूछा नहीं गया है। तो एग्जाम की दृष्टि से कितने महत्वपूर्ण हैं, तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस प्रकार की नॉलेज हो सके। कै व्यंजन के में क्या सही? कै व्यंजन के बारे में डिटेल से बताना है कि विस्तार से कै व्यंजन क्या क्या है। देखिए कै व्यंजन, अब देखिए सबसे पहले हम करेंगे कै व्यंजन कंठे के द्वारा बोला जाता है। जैसे एक है, इसका सूत्र होता है कंठे का एक है। जो मैं बोल रही हूँ उसको भी ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि आपके बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो सुनकर ही क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने ऑप्शन नंबर 1 ये सी काट दिया, क्योंकि ये तालवे नहीं है, ये कंठे है। तो सबसे पहली बात तो ये हो गया। फिर जो कै व्यंजन है तो पहले आ रहा है, तो वह पहले आ रहा है तो वो क्या है, इस बात का भी ध्यान रखिए। पहले आ रहा है तो ये अघोष है, तो ये भी इसमें भी सघोष दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ये कट जाएगा। अब बच गए ऊपर और नीचे की। तो कै व्यंजन है तो अघोष, इसमें देखिए अब उसमें भी है, उसमें भी है, और जो कंठ है उसमें भी। अब देखिए ये क्या है, कै तो पहला व्यंजन, पहला, तीसरा, पांचवा मैंने बताया कि अलप्राण होता है, तो यहाँ पर ये भी कट जाएगा क्योंकि यहाँ महाप्राण दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ये अलप्राण भी है, अघोष भी है, स्पर्शी भी है, कंठे भी हैं। इस प्रकार आप प्रश्नों को साथ साथ क्लियर करते हुए चलेंगे। आधुनिक की दृष्टि से व्यंजन वर्ण का विशिष्ट है। अब देखिए अनुनासिक और निरुनासिक होते हैं। तो अनुनासिक होता है जिसमें नाक और मुख से दोनों से हवा निकलती है, और निरुनासिक मतलब केवल मुख से हवा निकलती है, मतलब नाक से नहीं निकलती है। और कैसे मैं तक के व्यंजन क्या होते हैं? स्पर्शी व्यंजन होते हैं, और जो च और स्पर्श संघर्षी होते हैं। तो यहाँ पर ये स्पर्श और संघर्षी नहीं है सबसे पहले, तो ये आपका ऑप्शन कट जाएगा। स्पर्श और संघर्षी नहीं है, क्योंकि वाली लाइन में स्पर्श संघर्षी होती है। अब बच गए 2। यहाँ पर देखिए
फिर क्या है, इसका जो है ओष्ठ है, और पै फै बै में ये ओष्ठ भी है, द्विओष्ठ और सपर्श अल्प प्राण घोष निर्वासक। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसको साथ साथ करते हुए चलें। पाणिनीय शिक्षा में ध्वनियों को वर्गीकृत में कौन से 5 आधार स्वीकार किए गए हैं? पाणिनि क्या है, एक व्याकरण, ये कई बार ये परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि व्याकरण को जानने वाला कौन होता है, तो व्याकरण होता है यहाँ पर। ये बहुत सारे बच्चे क्या है गलत करके आते हैं, क्योंकि व्याकरण को जानने वाले तो हम क्या करते हैं, व्याकरणाचार्य दिखते ही तुरंत परीक्षा में आंसर लगा देते हैं, जो कि गलत है। तो व्याकरण को जानने वाला व्याकरण होता है, व्य के ऊपर 2 मात्रा और व्याकरण, व्याकरण। तो यहाँ पर पाणिनि व्याकरण थे, और शिक्षा में ध्वनियों को वर्गीकृत करने के 5 आधार स्वीकार किए। उन्होंने 5 आधार स्वीकार किए हैं। तो 5 कौन से ये बताने हमने, स्वर, काल, स्थान, संवाद, नाद। तो ये एक बार मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ये उन्हीं के अनुसार थे, क्योंकि हर लेखक, हर कवि ने अपने अपने अनुसार कुछ परिभाषाएं दी हैं। तो उन्होंने कहा कि स्वर, काल, स्थान, प्रयत्न, अनुप्रधान आदि जो है ध्वनियों के वर्गीकृत करने की 5 आधार है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पाणिनि ने लिखा है कि आत्मा बुद्धि के द्वारा अर्थों को जानकर दूसरों को बतलाने की इच्छा से मन को प्रेरित करती है। प्राणवायुडर स्थल में आहत होकर मंद स्वर को उत्पन्न करता है। कंठ में टकराकर मध्यम स्वर, सिर में टकराकर तार स्वर बनता है, वही मुख में आकर वर्ण बनता है। वर्णों के विभाग भी स्वर, काल से, स्थान से, प्रयत्न से और अनुप्रधान से तय होते हैं। ये उनकी अपनी परिभाषा है। अब हमें देखना है कि देवनागरी लिपि के बारे में। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में माना जाता है? अब आपसे पूछा गया है कि देवनागरी जो है लिपि का सबसे पहले किस राज्य में इसका उदय माना जाता है? तो देखिए यहाँ पर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि गुजरात जो है राज्य में सर्वप्रथम देवनागरी लिपि का प्रयोग किया गया था। ये टीजीटी 2010 में पूछा गया प्रश्न है। देवनागरी का नामकरण विवादास्पद है। विवादास्पद का मतलब होता है कि विवादों से घिरा हुआ है। कोई व्याकरण बेचारे कुछ मान रहे हैं, कोई कुछ मान रहे, कोई लेखक कुछ, मतलब सभी विद्वानों के अपने अपने मत हैं, एक मत नहीं है, सारे अपने अपने अनुसार उन्होंने परिभाषाएं दी हैं। ज़्यादातर विद्वान गुजरात के नागर ब्राह्मणों से इसका संबंध जोड़ते हैं। अब देखिए इसका नाम देवनागरी क्यों पड़ा, तो ये कुछ विद्वान मानते हैं कि गुजरात के नागर ब्राह्मणों के कारण इनका नाम नागरी पड़ा। उनका मानना है गुजरात में सर्वप्रथम प्रचलित होने से वहाँ के पंडित वर्ग नागर ब्राह्मणों के नाम से नागरी कहा गया। अपने अस्तित्व को आने के तुरंत बाद देव भाषा संस्कृत को लिपिबद्ध किया, इसलिए नागरी में देव शब्द जुड़ गया और बन गया। कहने का प्राकृत नागर ब्राह्मणों के कारण इसका नागरी नाम पड़ा। लेकिन देव इन्हें क्यों कहा गया? क्योंकि अपने अस्तित्व में तुरंत बाद देव भाषा यानी संस्कृत को देव भाषा कहते हैं, जो संस्कृत को लिपिबद्ध किया गया, इसका नाम इसलिए देवनागरी पड़ा। देवनागरी लिपि बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है। बाएं का मतलब जैसे लेफ्ट साइड से, और राइट साइड की तरफ हम इसको लिखने की शुरुआत करते हैं, ये बात सही है। एक ध्वनि के लिए एक वर्ण संकेत होता है। ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ये एग्जाम में आपको बहुत कंफ्यूज करते हैं, तो इनको अच्छी प्रकार से देख लें और अच्छी प्रकार से समझ भी लें। एक वर्ण संकेत से अनिवार्यतः एक ही ध्वनि व्यक्त होती है। जो ध्वनि का नाम वही वर्ण का नाम होता है। जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। सबसे पहले पॉइंट है कि ये बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। दूसरा है कि ध्वनि एक वर्ण का एक ही संकेत होता है। तीसरा है कि यहाँ एक वर्ण संकेत से अनिवार्यतः एक ही ध्वनि व्यक्त होती है। जो ध्वनि का नाम होता है वही वर्ण का नाम तो होता है। जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है, जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं। अब देखिए कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? बंगला है, पंजाबी है, गुजराती है, मराठी है। अब देखिए आपको पता, पंजाबी जो है गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है।
और बंगला गुजराती। तो यहाँ पर देखिए ये बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यूपीएससी अल्टी ग्रेड में पूछा गया है और पीजीटी 2004 में भी पूछा गया है। तो जो प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं उनको अच्छी प्रकार से आप याद कर लें। तो यहाँ पर जो है मराठी जो है देवनागरी में लिखी जाती है, संस्कृत की लिपि भी देवनागरी है और हिंदी की भी देवनागरी है, मराठी की भी देवनागरी है, ऐसे उड़िया है। ये मतलब 4 जो भाषाएं हैं उनकी लिपि देवनागरी है। और अंग्रेजी की गुरुमुखी, पंजाबी की गुरुमुखी हो गई और अंग्रेजी की फारसी हो गई। ऐसे अंग्रेजी की फारसी, देवनागरी एक लिपि, इसका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ। आप देखिए देवनागरी लिपि का विकास ऐसे पूछा जाएगा किससे हुआ, तो आप कहेंगे कि वे ब्राह्मी लिपि से हुआ। देवनागरी लिपि में अनेक भाषाएं, कुछ विदेशी भाषाएं भी लिखी जाती हैं। जैसा अभी मैंने बताया कि आप संस्कृत, पाली, हिंदी, मराठी, कोंकणी, सिंधी, कश्मीरी, नेपाली, तमिल भाषी, बोडो, अंगिका, मगही आदि भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। लेकिन एग्जाम की दृष्टि से ये पूछ लिया जाता है कि संस्कृत कौन सी भाषा में लिखी जाती है, तो देवनागरी में अब तक यही पूछे गए हैं। अब तक जो पूछे गए उनके हिसाब से मैं बता रही हूँ आपको। हिंदी पूछा जाता है, मराठी पूछा जाता है और यहाँ पर उड़िया नहीं दिया गया शायद, वो भी इसी में लिखी जाती है। तो एग्जाम की दृष्टि से ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, संस्कृत, हिंदी और मराठी कौन सी लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि में आप इनका आंसर लगाएंगे। कुछ स्थितियों में गुजराती, पंजाबी, विष्णुपुरी, मणिपुरी, रोमानी आदि उर्दू भाषाएं भी देवनागरी में लिखी जाती हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं पंजाबी की जो है गुरुमुखी में लिखी जाती है। किस लिपि से देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है? किस लिपि से देवनागरी लिपि का विकास? अभी अभी मैंने पढ़ा, आपने सुना, देखा कि ब्राह्मी लिपि है वो देवनागरी में लिखी जाती है। जो अरमाई की है वो वहाँ पर खरोष्टी लिपि में लिखी जाती है, अरमाई की, इस बात का भी ध्यान रखें। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? अभी अभी हमने पढ़ा कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, तो नागरी। ये जो है नागरी है, देवनागरी का ही नाम है, इस बात का ध्यान रखें। और ब्राह्मी से देवनागरी लिपि निकली है और खरोष्टी से निकली है अरमाई की लिपि निकली है। तो इस बात का ध्यान रखें कौन सी। देवनागरी लिपि में स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होंगे, 11 स्वर हैं और जो 2 है वो ए और है, वो क्या है, अयोगवा है, ए और अयोगवा है। तो ये 2 अयोगवा और 11 स्वर मिलके 33 हो जाते हैं और व्यंजनों की 13 हो जाते हैं और व्यंजनों की संख्या 33 है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कुल वर्ण कितने हैं, तो कुल वर्ण आप लगाओगे 52 कुल वर्ण हैं। हिंदी में कुल वर्ण पूछ लिया जाए तो आप आंसर लगाओगे 52 पर। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि स्वर कितने हैं, तो 11। अगर आपसे पूछा जाए कि जो है अयोगवा कितने हैं, 2 ए और हंगे और कैसे मैं तक सपर संघर्षी हो जाते हैं, संघर्षी व्यंजन कितने, 4 होते हैं, से है उसमें और उच्छिप्त, ये कई प्रकार से पूछे जाते हैं। ये रे ले वे ये क्या है, अंतस्थ व्यंजनों की कितनी संख्या है, 4 है। ये रे ले वे है, एक होता है पार्श्विक होता है ल और एक होता है लुंठित होता है रे और पार्श्विक होता है ल। तो ये जो मैं अब एक्स्ट्रा जो आपको जानकारी दे रही हूँ ये भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो आपको ध्यानपूर्वक सुने और इनको भी याद करें। अगर आपको इसमें से कोई सस्पेंस है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और किसी भी टॉपिक पर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो भी ज़रूर बताएं ताकि मैं अपना पाठन में और सुधार कर सकूं। देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या 11 है। ये इस प्रकार से ए आ ई उ ए आई ओ औ, ये इस प्रकार हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? अब देखिए अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344, 45, 346। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा 343 जो है
ये जो है संविधान की संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। लेकिन 351 कई बार पूछा है, तो इन 351 जो अनुच्छेद है वो हिंदी के निर्देशित विकास के आधार पर, अगर विकास पूछ लिया जाए तो 351 लगाओगे। और इसकी लिपि देवनागरी घोषित की गई थी, तो इसका आंसर आप 343 लगाओगे। और ये भी पूछ लिया, हिंदी दिवस, जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है, और जो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। ये भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब देखिए 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से निर्णय लिया है कि हिंदी की भारत की राजभाषा होगी। यही कारण है कि प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 के संघ की राजलिपि देवनागरी होगी। कहने का अभिप्राय यह है कि 14 सितंबर 1949 को संविधान ने घोषणा करी थी कि जो हमारी राजभाषा वो हिंदी होगी, और इसलिए हम हर 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। और ये संविधान के भाग 17 में कहा गया है कि अनुच्छेद 343 में कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। एक बात को विशेष ध्यान रखें, राष्ट्रभाषा और राजभाषा क्या होता है। ये बच्चे बहुत सारे आंसर गलत लगा के आते हैं, बहुत सारे बच्चे सस्पेंस में होते हैं, वो हिंदी को राष्ट्रभाषा मान लेते हैं। अब राष्ट्रभाषा और राजभाषा में भी आपको अंतर समझना है। राष्ट्रभाषा वो होती है जो पूरे देश में बोली जाती है, तो ध्यान दीजिए भारत की स्पेशल कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, क्योंकि 22 भाषाएं ऐसी हैं जिनको संविधान में मान्यता प्राप्त दिया गया है, और बाकी जो है बोलियां हैं, तो 22 भाषाएं बोली जाती हैं हमारे देश में। इसके साथ साथ कुछ उपभाषाएं भी हैं, कुछ बोलियां भी हैं, वो बोली जाती हैं। तो संविधान के में जो है, जो हिंदी हमारी है वो राष्ट्रभाषा नहीं होकर राजभाषा है। और इसके साथ अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दूसरी राजभाषा कौन सी है, तो उसको आप अंग्रेजी टिक करेंगे। अब देखिए अनुच्छेद 300 राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग एवं समिति के गठन से संबंधित हैं। अनुच्छेद 345, 46, 47 प्रादेशिक भाषाओं आदि संबंधी प्रावधानों रखा गया है। अनुच्छेद 343(2) में किसी बात के होते हुए भी संसद उक्त 15 वर्ष की कालावधि के पश्चात विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा का अथवा अंकों के देवनागरी लिपि का प्रयोजन के लिए प्रयोग अनुबंधित कर सकेगी, जैसे एक विधि में उल्लेखित है। कहने का अभिप्राय ये 15 वर्षों के बाद जो है, यह किसी बात के होते हुए भी हम 15 वर्षों के बाद इसकी भाषा मतलब बदल सकते थे, ये कहा गया है। भारत में हिंदी को संविधान की किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया है। अब देखिए कई बार अगर आपने सिर्फ अनुच्छेद याद कर लिया 343 है, लेकिन वहाँ पर आपको 2 है 3 ऐसे दिए गए, तो वहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ध्यान दीजिए धारा 343 यानी अनुच्छेद 343(a) है, यहाँ पर 2 दिया गया, तो कई बार हम 2 ये याद नहीं करते हैं। तो ये भी याद रखें कि धारा 343(a) में लिखा गया है। अब देखिए किस स्थिति को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया, किस स्थिति। अब आपने पढ़ा कि 14 सितंबर 1949 को 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लेगा। इसलिए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और ध्यान दीजिए ये राष्ट्रीय हिंदी दिवस है, जबकि आपसे अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछ लिया जाए तो आप आंसर लगाएंगे 10 जनवरी। भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता कब प्रदान की गई। अभी देखिए ये कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। 14 सितंबर 1949 को बार बार परीक्षा में पूछा गया, तो सारे एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप इन एक प्रश्न को भी छोड़ नहीं सकते हो। अगर आप ये प्रश्न भी कर लेते हो तो आपको एग्ज़ाम पास करने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ये सारे प्रश्न आपको ध्यानपूर्वक करने हैं और इनका बार बार रिवीजन भी करना है। जितनी बार बार आपको रटना नहीं है, जितनी बार आप इनके पढ़ते जाओगे, रिवीजन करते जाओगे, आपके माइंड में सेट होता चला जाएगा। भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी है, अंग्रेजी है। हिंदी एवं अंग्रेजी भारत की सभी भाषाएं हैं। तो यहाँ पर भारत की राजभाषा हिंदी दिया गया है।
लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत की दूसरी राजभाषा क्या है, तो वहाँ पर आपको आंसर लगाना है भारत की जो है राजभाषा हिंदी के साथ साथ दूसरी अंग्रेजी है, क्योंकि हम अंग्रेजी में भी राजभाषा क्या होता है, जहाँ पर जो भी हमारे जो सरकारी कामकाज होते हैं, जो ऑफिसों में कामकाज होते हैं, जिस भाषा में ऑफिस के कामकाज उसे राजभाषा कहा गया है। तो हिंदी के जो सारे जो हमारे जो देश के सारे कार्य वो हैं हिंदी में और अंग्रेजी में किए जाते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। वीडियो कैसी लगी, ये प्रश्न आपको कैसे समझ में आ रहे हैं, और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और अपने दोस्तों तक अवश्य शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। अगर आपको किसी टॉपिक में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगी। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, आपका सिलेक्शन श्योर हो, मैं कामना कर